नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अगले टेस्ट सीरीज को लेके। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल से है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आप लोगों के सामने लाया गया है। देखिए, बढ़िया ध्यान से पढ़िए। नवदा टोली नामक, देखिए, नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन किसने किया था तथा यह वर्तमान में किस राज्य में। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए कई बार ऐसा कन्फ्यूजन, नवदा टोली, नवदा टोली, ठीक है, अब ऐसा लगता है कोई टोला है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि मध्य प्रदेश का कोई आदिवासी क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का कोई आदिवासी क्षेत्र है, कोई टोली है। मेरे पास खाली ट्रिक से दिमाग लगा कर पढ़ने की बात कर रहा हूँ, चूँकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस एक काल्पनिक रूप से। ठीक है, नवदा टोली, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये क्या है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण तट के पर स्थित है ये। ठीक है, एक ताम्रपाषाणिक यानी ये जो क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणिक उत्खनन स्थल है। ठीक है, इसको चैल्थोलिथिक भी, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ये एक ग्रामीण स्थल था। और ठीक है, और इसको जो है एच डी संकालिया ने, ध्यान रखिएगा, एच डी संकालिया ने, ठीक है, एच डी संकालिया ने इसको जो इसकी खोज करवाई थी व्यापक रूप से। ठीक है, और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पे, मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 1500 से लेके 1300 बीसी, ठीक है, के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपसे ध्यान सुनिए, कि नवदा टोली नामक जो ताम्रपाषाणिक स्थल है, इसको कई बार, ठीक है, कई बार क्या कह देते हैं बताइए, कई बार इसको, ठीक है, इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं चाल्कोलिथिक। ध्यान रखना, चाल्कोलिथिक, ये जो लिखा है चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये याद रखना। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच का स्थल है। ये समय माना जाता है, ये माना जाता है ताम्रपाषाणिक जो स्थल है। ठीक है, इसके बाद में वैदिक आर्य संस्कृति का उद्भव होता है। और ये एक ताम्रपाषाणिक जो स्थल है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला है, और ये ग्रामीण संस्कृति का परिचायक द्योतक है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको जान लिया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवदा टोला कहाँ पे है, ठीक है, नेवासा कहाँ पे है, चूँकि वो ताम्रपाषाणी को महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ पे ना, महाराष्ट्र में। नवदा टोली कहाँ पे है, एच डी संकालिया मध्य प्रदेश इसके, ठीक, मध्य प्रदेश में एच डी संकालिया इसके उत्खनन करता है। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, देखिए, यदि किसी निश्चित समयावधि में देश में वस्तुएं और सेवाएं, ठीक है, कीमतें, मौद्रिक आय ने, ठीक है, नॉमिनल जो क्या कहते हैं इनकम, दोनों दुगनी हो जाए, तो वास्तविक आय, ठीक है, यानी रियल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में देश में वस्तुओं और सेवाओं तथा मौद्रिक आय दुगनी हो जाए, ठीक है, वस्तुओं और सेवाएं की कीमत और मौद्रिक आय दुगनी हो जाए, तो वास्तविक आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए, वास्तविक आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कि शून्य रहेगी, तो बताइए क्या होगा, बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन पे जाएंगे हम, सी ऑप्शन पे, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वास्तविक आय यानी रियल इनकम का सीधा संबंध व्यक्ति के परचेजिंग पावर से जुड़ा होता है। ठीक है, ना कि उसकी केवल जेब में रखे नोटों की संख्या यानी मौद्रिक से होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मान लीजिए यदि आपकी मौद्रिक आय 10,000 रुपये से बढ़कर 20,000 रुपये हो जाए, यानी दुगनी हो जाए, लेकिन उसी समय बाजार में मिलने वाली सभी वस्तुएं और सेवाएं भी दुगनी महंगी हो जाए, तो आप बढ़े हुए पैसे से भी उतनी ही चीज़ें खरीद पाएंगे जितना पहले खरीदते थे। तो इसलिए आपकी वास्तविक आय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में अक्सर लगातार पूछ ही लिया जाता है, अक्सर पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वस्तुओं की वह कीमतें व मौद्रिक आय दुगनी हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या कहते हैं, तो उसकी जो रियल इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझा दिया। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम,
ठीक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था बताइए? तो कलकत्ता 1726, बिल्कुल नहीं। मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, तो बताइए कौन सा सही होगा? तो मद्रास होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 में, ये भी डेट भी याद रखिए, 1688 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास के तहत सबसे पहले जो नगर निगम है की स्थापना किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, 1688 में मद्रास, जो कि अब क्या है? चेन्नई, जो आपकी क्या है दोस्तों? चेन्नई है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई, ठीक है, के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में की गई थी। ठीक है, और इसके काफ़ी समय बाद 1726 का एक चार्टर के तहत, ध्यान रखना 1726 में एक चार्टर आया था। इसके तहत क्या हुआ था? बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है, बाद में काफ़ी दिन, मतलब दिन के बाद में, काफ़ी ईयर के बाद में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की स्थापना की गई। ठीक है, नगर निगमों की स्थापना की गई। और दिल्ली नगर निगम की स्थापना के बाद, ठीक है, मतलब बहुत बाद में हुआ, यानी 1958 में, बहुत बाद में हुआ दिल्ली नगर निगम, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, ये कलकत्ता 1726 ये भी आप याद रखिए, बॉम्बे 1726 ये भी याद रखिए, और दिल्ली 1958 ये भी याद रखिए। लेकिन मद्रास 1688 वैसे डेट लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में डेट नहीं रहेगा, ध्यान रखना। 1688 मद्रास, 1688 मद्रास। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों के समूह को स्पर्श करती है? बताइए, मैप पर एक बार दिमाग दौड़ाइए। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि म्यांमार कहाँ पे है और उसके बगल में कौन कौन से राज्य भारत के हैं जो उसकी सीमा साझा करते हैं? बताइए। म्यांमार यानी बर्मा। ठीक है, लगभग 1643 किलोमीटर की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। ठीक है, मानचित्र में अगर आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जब जाएंगे तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम, चार हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यानी कि अभी पहले चेक कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बी ऑप्शन सही कर लीजिए, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है। यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग को याद हो, अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हों या नहीं, तो क्या कहते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उठा कर देख सकते हैं। इन चारों में सबसे ज़्यादा, इन चारों में सबसे ज़्यादा, ठीक है, बड़ी यानी सबसे लंबी सीमा रेखा म्यांमार के साथ कौन साझा करता है? बताइए। यह आज बहुत ही टेक्निकल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और कभी दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सीरियल याद रखिए। तो इसमें चारों में अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार के साथ में लगती है। भारत के 28 यानी जो राज्य हैं उसमें अगर इस तरीके से पूछ लिया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और उनमें से चार ही हैं, चार ही लगते हैं, तो चार में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आप यहाँ एक्सप्लेन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश की गई है कि वह सारे टॉपिक से ही क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप बस प्रैक्टिस में बने रहिए। ठीक है, देखते हैं ध्यान से, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, कथन करने का क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, क्या ये सही है? बताइए। 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। बताइए, क्या ये क्वेश्चन सही है? बताइए। तो बिल्कुल, पहला कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करेगा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था, केंद्र के स्तर पर क्या किया गया था? डायरकी यानी द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया था। और इसके तहत क्या किया गया था कि जो केंद्रीय विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित श्रेणियों में बांट दिया गया। किसमें? आरक्षित, आरक्षित व हस्तांतरित, हस्तांतरित,
ठीक है, मतलब द्वैध शासन प्रणाली का यही मतलब है कि आरक्षित विषय कुछ होंगे, हस्तांतरित विषय कुछ होंगे, और जो आरक्षित विषय होंगे वो सरकार और सरकार के नुमाइंदे, ठीक है, या प्रतिनिधि उसको लीड करेंगे, और हस्तांतरित में कुछ भारतीयों के लिए उसमें रिप्रेजेंटेशन देकर खोल दिया गया था। तो इस तरीके से इसकी व्यवस्था को डायरकी या द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता है। और ये व्यवस्था 1919 में, ध्यान रखना, 1919 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ, जो है उसमें जो क्या कहते हैं, प्रांतों में ऐसी व्यवस्था की गई थी, प्रांतों में ऐसी व्यवस्था की गई थी, दो शासन व्यवस्था। अब इसको क्या किया 1935 में, इसको हटा दिया गया प्रांतों से और इसको लागू कर दिया गया 1900 क्या कहते हैं, केंद्र में लागू कर दिया गया। और प्रांतों में अब क्या कर दिया गया, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। हालांकि 1935 का अधिनियम लागू नहीं हो सका था, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से भारत किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि बताएगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑब्वियस है, अगर आप लोग नक्शा देखते होंगे, ठीक है, आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि जो कि इधर जो साइड है, ठीक है, मान लीजिए ये, तो इधर साइड में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, तो मणिपुर यहाँ पे है, तो यहाँ और बांग्लादेश यहाँ पे है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है मणिपुर होगा नहीं, तो मणिपुर को आप टिक कर दीजिए। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, और त्रिपुरा को क्या है, तीनों ओर से बांग्लादेश घेरा हुआ है, ठीक है। 5 राज्य शामिल हैं, कितने, ऐसा याद रख लीजिए, 5 राज्य शामिल हैं। अब 5 राज्य में पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल, और बताइए, पश्चिम बंगाल, और बताइए, असम, असम है, और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये भी एक चीज़ तो हो गया ही। अब ये देखिए, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हम सीमा साझा करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यानी लगभग 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, लगभग 4096 भी लिखा रहता है, लेकिन 4000 किलोमीटर आप याद रख लीजिएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, भारत का प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 1712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था, बताइए क्या यह सत्य है। इस आक्रमण के समय सिंधु का शासक दाहिर था, क्या यह सत्य है। अगला है, सिंध विजय की विस्तृत जानकारी फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है, क्या यह सत्य है। कि चौथा विकल्प उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो भाई ध्यान रखना, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। आप देखिए, भारत का पहला सफल, ध्यान रखना, भारत का पहला सफल व प्रामाणिक मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ, ठीक है। सफल भी है और प्रामाणिक भी है, ठीक है, 712 में हुआ। अब देखिए, उमैयद, ध्यान रखना इस बात को, उमैयद खलीफा, उमैयद कौन खलीफा, उमैयद खलीफा, ठीक है, उमैयद खलीफा या खिलाफत जो भी कह लीजिए, कि सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, कौन, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। और उस समय सिंधु पर शासक कौन था, ध्यान रखना, शासक कौन, दाहिर। ऐसा लग रहा होगा कि आपको दाहिर से मुस्लिम नाम है, लेकिन नहीं, ये इस समय ध्यान रखना ब्राह्मण वंश था। ये जो दाहिर था ये ब्राह्मण वंश था, ध्यान रखना, ब्राह्मण वंश था ये, ठीक है, ब्राह्मण वंश था, ठीक है। और कासिम ने राओरा का युद्ध में, ठीक है ना, एक राओरा का युद्ध हुआ था, राओरा के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित किया और सिंधु मुल्तान का पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात को कि उसके जो अभियान है और उसकी जो सामाजिक स्थिति सिंधु के थे, अरबों की विजय की विस्तृत जानकारी, इन सब के बारे में चचनामा जो है, जिसका लेखक अज्ञात बताया जाता है, चचनामा में वर्णित है। अब देखिए फारसी, ठीक है, फारसी, ध्यान रखना इस बात को कि फारसी ग्रंथ है ये, ठीक है, फारसी ग्रंथ है, ध्यान रखना इस बात का।
अरबी नहीं है, फारसी है, फारसी ग्रंथ याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों विकल्प को देखा। 712 रौरा का युद्ध हुआ था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था। सिंध विजय के विस्तृत फारसी ग्रंथ चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं और उस समय जो ये क्या कहते हैं, दाहिर जो ब्राह्मण था, वंश था, और 712 में वो शासन कर रहा था, ठीक है। उमैयद जो खलीफा थे उन्हीं का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्वेश्चन से हमने कई फैक्ट जानने का प्रयास किया, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करता है? तो बताइए, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, सराय नाहर राय कि कौशाम्बी? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप लोगों को पता भी होगा, पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक है, पूर्वी आलमगीरपुर, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी आलमगीरपुर, उत्तर मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, ये साउथ का। और पश्चिम का बलूचिस्तान में है सुतकांगडोर, सुतकांगडोर। इस तरीके से चारों जो दिशाओं में जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे है, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, ये मेरठ जनपद में, ठीक है, मेरठ जनपद माना जाता है। ये हिंडा नदी जो यमुना की सहायक नदी है, उसी के तट में आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। ये उत्तर वैदिक संस्कृति को दिखाता है, ठीक है। और इसकी खोज ध्यान रखना 1958 में इसकी खोज किसने किया था? कई बार खोज पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, इसलिए याद रखिए। किस पूर्वी क्षेत्र में हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, शर्मा जी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, यज्ञदत्त शर्मा जी क्या कहते हैं, खोजा था, ठीक है। इस तरीके से याद रख लीजिए, YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। यहाँ से क्या, मिट्टी के बर्तन, मन के कपड़े, ऐसे अवशेष यहाँ से मिले हैं आलमगीरपुर से, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, ठीक है। तो कब हुआ? 1972, 1987, 1992, 1997। तो 1972, ठीक है, 1972 में। आइए इसके बारे में डिटेल समझते हैं, ठीक है। पर्यावरण व सतत विकास के इतिहास में द लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है, एक अत्यंत युगांतरकारी रिपोर्ट था। क्या था? एक अत्यंत युगांतरकारी रिपोर्ट था। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1972 में हुआ, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। दुनिया भर के प्रमुख विचारकों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों के एक वैश्विक समूह, जिसे कहा था क्लब ऑफ रोम, क्या? क्लब ऑफ रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम द्वारा किया गया। यही कहने का मतलब होता है, जो क्लब ऑफ रोम बनाया गया था उसमें विचारक थे, वैज्ञानिक थे, शिक्षाविद शामिल हुए थे। उन्होंने क्या किया था? द लिमिट टू ग्रोथ नामक एक रिपोर्ट तैयार किया। क्लब ऑफ रोम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, और इस रिपोर्ट में कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से चेतावनी दी गई थी। कंप्यूटर सिमुलेशन का ही एक जरिया बनाया गया था। सिमुलेशन के माध्यम से ये चेतावनी दिया गया था। क्या चेतावनी था भाई? यदि दुनिया की जनसंख्या औद्योगिकरण, देखिए जनसंख्या औद्योगिकरण, ठीक है, ठीक है, और प्रदूषण व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इसी तीव्र गति से बढ़ता रहा तो अगले 100 वर्षों के भीतर पृथ्वी अपनी वहन क्षमता, ठीक है, जो वहन क्षमता है उसकी, ठीक है, कैरिंग, ठीक है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगा? खो देगी। और आर्थिक जो है पतन के साथ साथ में मानवीय यानी मानव और समस्त जीव जंतुओं का भी नाश हो जाएगा। इस तरीके से बहुत इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एक युगांतरकारी घटना या रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1972 याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में ही पर्यावरण के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए तमाम क्या कहते हैं कोप वगैरह का सम्मेलनों का स्थान जो है शुरुआत हुआ, ठीक है। तो इन शुरुआत यहीं से माना जाता है। द लिमिट टू ग्रोथ याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम के माध्यम से, ठीक है, इसको लाया गया था। 1972 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
ठीक, भौतिक राशि है और मात्रक है, इसके साथ में मैच करना है। ठीक है, तो फटाफट मैच कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट मैच कीजिए। देखिए त्वरण तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, त्वरण का मीटर पर सेकंड होता। बल, बल का क्या होगा, बल का न्यूटन होगा, तो बल का न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रतिपादित हिंदू वृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए किससे है? तो किससे है? राष्ट्रीय आय या जीडीपी से है। किससे है? राष्ट्रीय आय या जीडीपी से। ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय से नहीं है, जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, साक्षरता से नहीं है, किससे है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय व जीडीपी से है। ठीक है, ध्यान रखना 1981 में, ठीक है, समझ लीजिए इसको, 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन में बोलते हुए, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन था, उसी में क्या हुआ, ये अर्थशास्त्री रहे हैं राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया था। कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग उन्होंने कब किया था, तो 1981 में किया था। कहाँ किया था? अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में किया था। यह शब्द भारत की आज़ादी के बाद के शुरुआती 3 दशक, ध्यान रखना 3 दशक, 1950 से लेकर 1980, 1950 से लेकर 1980, ध्यान रखना इस बात को, कि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद जो धीमी क्या कहते हैं विकास दर रही है, लगभग 3.5%। कितने? 3.5%। ठीक है, प्रतिवर्ष आसपास जो है रुकी हुई थी। ठीक है, प्रतिवर्ष या उसी के, ठीक, उसी पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी था। ठीक है, कि इस दर का किसी हिंदू धार्मिक आबादी या संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। इसका सीधा संबंध ये था कि राष्ट्रीय आय या जीडीपी की धीमी रफ्तार है। चूँकि एक कह सकते हो ना कटाक्ष था, ठीक है, एक हिसाब से टिप्पणी था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने ये मतलब निकाला कि हिंदू दर, उनका जो विकास दर है, यानी जो विकास करने की, आगे बढ़ने की रफ्तार है, बड़ी धीरे है। तो उसी आधार पे उन्होंने जीडीपी या अर्थव्यवस्था पे उसको, ठीक है, एक कटाक्ष कमेंट के रूप में उसको, ठीक है, लेकर बोल दिया था। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आज भी प्रासंगिक बनता है, अक्सर पूछा जाता है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या था? उन्होंने 3.5% के आसपास बताया, 3 दशक तक बताया। 1981 में उन्होंने क्या कहते हैं, कहाँ पे, ध्यान रखना, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में, ठीक है, एक वक्तव्य देते हुए इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ और कब किया गया? बताइए, यहाँ कह रहा है प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ और कब किया गया। ठीक है, पहला चीज़ तो यह है कोचीन में किया गया। कहाँ पे किया गया? कोचीन में, कोचीन या कोचीन दोनों बात है। 1503 में किया गया। कहाँ पे? कोचीन, और 1503, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में, ठीक है, पहली बार तो क्या कहते हैं, पुर्तगाली आए थे भारत, दुनिया में क्या कहते हैं, भारत में, ठीक, उन्होंने क्या कहते हैं 1503 में केरल के कोचीन में किया इसका। और इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, चूँकि वो सैन्य कमांडर था उस समय, ध्यान रखना। ठीक है, जबकि 1509 में उसके कार्य को देखते हुए 1509 में इसको वास्तविक, ठीक, वास्तविक पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर, पहला वास्तविक गवर्नर यही है अल्फांसो द अल्बुकर्क। लेकिन जब ये आया था तो एक सैन्य कमांडर था, उस समय उसने किया था। ठीक, तो आप कोचीन याद रखिए। ठीक है, कोचीन 1503 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार भारतीय स्थल पिंड प्राचीन काल में किस विशाल भूखंड का भाग था? बताइए, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात को जानते भी होंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। आपने देखिए अल्फ्रेड वेगनर का नाम तो सुना ही होगा, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है, क्या किया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि प्राचीन काल में क्या हुआ था कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जितने भी महाद्वीप थे, मतलब एक गोला, ठीक है, नहीं
उत्तरी पश्चिमी जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, क्या कहते हैं, अफ्रीका, जितने भी हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे के सारे लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जिसे उन्होंने कहा पेंजिया कहा, क्या कहा, पेंजिया, इसको पेंजिया कहा। ठीक है, इसको क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। और बाद में यही पेंजिया, मान लीजिए यही है, ये पेंजिया टूट गया 2 भागों में, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा गया, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा बताइए, उत्तरी वाली जो पार्ट है जो लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड कहा गया। ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। ठीक है, और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ध्यान रखना पूरा नहीं, प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा, इसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। करोड़ों वर्षों के विस्थापन के बाद, ठीक है, यह टुकड़ा उत्तर की ओर बढ़ा और यूरेशियाई प्लेट से टकराया। ठीक है, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ा और हिमालय के पास यहाँ यूरेशियाई प्लेट है, इससे टकराया, तो हुआ क्या, यहीं बीच में टेथिस सागर था, तो टेथिस सागर को पर दबाव पड़ा और धीरे धीरे क्या हुआ, चूँकि ये जो हम गोंडवाना लैंड था, इसकी ये प्लेटें काफ़ी भारी थी। ठीक है, तो आगे चल के क्या हुआ, जब भारी हुई तो इसके नीचे छेपित हो गई। ठीक है, यानी कि जो क्या नाम है, ये यूरेशियन प्लेट है, उसमें नीचे छेपित हो गई, तो धीरे धीरे ठीक है, इस क्षेत्र में गाद भरता चला गया और फोल्डिंग ठीक है, यानी फोल्डिंग माउंटेन यानी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। इसीलिए आप देखिए हिमालय आज भी बनने की प्रक्रिया में है, और जब जहाँ बनने की प्रक्रिया होती है वहाँ पे भूकंपीय हलचल घटनाएं, ठीक है, यानी भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो इस तरीके से इसको इस रूप में जाना जाता है। हालांकि ये रूप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है, जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया तो इसकी प्रासंगिकता काफ़ी हद तक कम हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में बेगम समरू द्वारा निर्मित एक अति प्रसिद्ध चर्च कहाँ स्थित है बताइए। तो कहाँ पे है, सरधना, मेरठ, नैनीताल, आगरा, लखनऊ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1836 में याद रखिए, 1836 में क्या हुआ था, ठीक है, बेगम समरू उत्तर प्रदेश के इतिहास की बेहद प्रभावशाली व रहस्यमयी महिला शासिका थी। ठीक है, शासक, ठीक है, वह मूल रूप से क्या है, कश्मीरी नर्तक थी, ध्यान रखना, वो मूल रूप से कश्मीरी नर्तक थी, जिन्होंने बाद में एक यूरोपीय सिपाही वाल्टर रेनहार्ड समरू, क्या नाम था, वाल्टर, ठीक है, रेनहार्ड समरू, ठीक, उससे विवाह कर लिया था। समरू की मृत्यु के बाद में सरधना मेरठ जो के पास जो है, ठीक है, कि वो शासिका थी और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। आगे चल के क्या हुआ, सरधना में एक बेहद आलीशान जो है विशाल चर्च बनाया। ठीक है, जिसे बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रोसेस कहा जाता है। इसे उत्तर भारत के सबसे खूबसूरत व ऐतिहासिक चर्चों में गिना जाता है। कभी क्वेश्चन ये पूछ लेगा, ध्यान रखना, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस कहा जाता है, तो सरधना में है। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, और समरू, ठीक है, ये इन्हीं जो पति थे, उन्हीं के जो टाइटल था उन्हीं के नाम पे, ठीक है, वो फेमस हो गया, बेगम समरू, ठीक है, द्वारा प्रसिद्ध चर्च की बात की जा रही है। वैसे उस चर्च का नाम है जो कि अभी हमने बताया आप लोगों से, बताइए, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम या योजना द्वारा किया गया। ठीक है, शक्तियों विभाजन बताइए। तो यहाँ राज्य और केंद्र की बात की जा रही है, तो पार्लियामेंटू सुधार नहीं, माउंटेगू चम सुधार नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ब्रिटिश काल में पारित जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे वर्तमान भारतीय संविधान का सबसे बड़ा कानूनी स्रोत है। ठीक है, इस अधिनियम के जो 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया, जो 7वीं अनुसूची थी उसमें क्या कहा गया था, केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की स्पष्टता को बताया। ठीक है, 3 सूचियाँ बनाई गई थी, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, यानी जो फेडरल लिस्ट, जो प्रोविंशियल लिस्ट था और कंकरेंट लिस्ट था। ठीक है,
वर्तमान संविधान के अनुसार 246 के तहत, ध्यान रखना 246, अनुच्छेद 246 के तहत क्या हो रहा है, अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियाँ क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है। ठीक है, उसका मूल ढांचा इसी 1935 के अधिनियम से लिया गया है, मूल ढांचा यही 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल एक साथ भारत के किस मध्य पाषाणी पुरास्थल से प्राप्त हुआ, बताइए। तो कहाँ से हुआ, सराय नाहर राय, दमदमा, महादहा, लंघनाज, कहाँ से हुआ बताइए। तो दमदमा से हुआ। ठीक है, दमदमा से हुआ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में, ध्यान रखना इस बात को, प्रतापगढ़ जिले में 3 है, प्रतापगढ़ जिले में, और तीनों याद रखना एक ही जगह से है। एक तो है सराय नाहर राय, दूसरा दमदमा, तीसरा महादहा। ध्यान रखना इस बात को, तीन जो क्या कहते हैं यहाँ पे मध्य पाषाणी पुरास्थल। जब कभी आप मेंस लिख रहे हो पीपीसीएस का, तो अगर इस तरीके से मध्य पाषाणी का पाषाणी के स्थल के बारे में पूछता है, तो आप यूपी का नक्शा बना के, ठीक है, इस तरीके से एरिया आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दमदमा जो है, ठीक है, यहाँ पे जो व्यापक उत्खनन हुआ, ध्यान रखना 41 तो मानव समाधान मिला ही है, 41, जिसमें से क्या किया गया, 5 ऐसे हैं इसमें से जो, जिसमें यानी 2, ठीक है, जिसमें से 2 शव के दफनाया गया है, लेकिन एक कब्र ऐसा मिला है, ठीक है, जिसमें से एक कब्र ऐसा है, एक जिसमें 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। ये भारत में अपनी तरह का एक अनूठा, ठीक है, या अनूठा प्रयास रहा होगा उस समय, जो कि अभी तक खुदाई में अवशेष में मिले हैं। ठीक है, तो इस 41 तो सामान्य हो गया, और जो 5 है उसमें से 41 में से 5 ले लीजिए डबल है, और उसी 41 में से एक ऐसा है जो ट्रिपल है। ठीक है, तो दमदमा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, दमदमा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक सफलताओं के क्या कारण रहे हैं, बताइए। भारत में उस समय राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बताइए। बिल्कुल राष्ट्रीय भावना का अभाव था, कोई भी पैसा देकर, लालच देकर अपनी तरफ मिला लेता था। कंपनी की सेना को पश्चिमी आधुनिक प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की कमी थी, जिसके कारण कोई भी उन्हें अच्छा वेतन देकर सेवा में रख लेता था, ये भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त से तीनों। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। दक्षिण भारत, देखिए दक्षिण भारत में पाए जाने वाला बृहद पाषाण स्मारक या मेगालिथ क्या थे। ठीक है, दक्षिण भारत में ही पाया गया है बृहद पाषाण जो है स्मारक। ठीक है, तो वो क्या थे बताइए। सन्यासियों के गुफा आवास, मृतकों को दफनाने के चिन्हित स्थान या समाधियाँ, प्राचीन मंदिर परिसर, कि राजाओं के महल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के चिन्हित स्थान व समाधियाँ थे। ठीक है, मेगालिथ शब्द क्या है, ठीक है, ग्रीक भाषा के लिया गया है, मतलब मेगालिथ है, लिथ मतलब होता है पत्थर, और मेगा मतलब बड़ा, मेगा। ठीक है, मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, और लिथ मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाए दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा में लौह युग, ध्यान रखना इस बात को, लौह युग व नवपाषाण काल के दौरान एक विशेष परंपरा थी। वहाँ पे जैसे कोई मृतक यानी मृत्यु हो जाता था, तो उसके शवास्थियों को ज़मीन में दफना कर उस कब्र के चारों ओर क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का गोल चौकोर, ठीक है, या विशिष्ट आकार का सजा कर रख दिया जाता था, ताकि उस स्थान की पहचान बनी रहे। ये मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ या कब्रें थीं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की समाधियाँ, ठीक है, या कब्रें थीं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, मृतकों को दफनाने व चिन्हित करने समाधियों, ठीक है, चिन्हित स्थान या समाधियों में बृहद स्मारक, पाषाण स्मारक का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने यामनी वंश की नींव रखनी, बताइए।
गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने यामिनी वंश तो यानी राजवंश से स्थापना किया और अपने वंश का नाम यामिनी वंश की नींव रखी, नहीं ठीक है, मतलब उस जो जिस वंश से था वो यामिनी वंश था, और जब वो इस संस्थापक बना तो यामिनी वंश की नींव रख दिया। तो बताइए कौन है, सुबुक्तगीन, महमूद गजनी, अल्पतगीन, इस्माइल। तो सी ऑप्शन देखिए अल्पतगीन है, अल्पतगीन है, ठीक है। 10वीं शताब्दी के मध्य लगभग 963 के आसपास की बात हो रही है। 963 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर एक स्वतंत्र तुर्क राज की स्थापना हुई, और जो अल्पतगीन जो थे, ठीक है, अल्पतगीन या अल्पतगीन नाम के एक तुर्कदास कमांडर ने इसकी स्थापना किया था, उसका गवर्नर बन गया था, और गजनी वंश, ठीक है, का संस्थापक बना, ठीक है। और यामिनी वंश आगे चल के वही गजनी वंश यामिनी वंश के रूप में तब्दील हो गया। अल्पतगीन या अल्पतगीन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, सुबुक्तगीन, ये पहले ये सेकेंड, सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन शासक बना, और सुबुक्तगीन का ही पुत्र आगे चल के क्या हुआ, महमूद गजनवी, बहुत, ये तीसरा है। इस तरीके से क्रम याद रखिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर कई अलग तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कथन करण भी जोड़ के बन सकता है, कुछ खूट बन सकता है। पहला चीज़ तो अल्पतगीन आप लोग याद रखिए, अल्पतगीन याद रहेगा ना। अल्पतगीन क्या किया था, गजनी राजवंश का संस्थापना अफगानिस्तान के आसपास में किया था, यहाँ और यामिनी वंश की नींव रखा था, पहली बात हो गया। उसका जो उत्तराधिकारी था वो क्या था, सुबुक्तगीन था। क्या था, सुबुक्तगीन। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सुबुक्तगीन अगर ये पूछ ले, ठीक है, कि महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था, या महमूद गजनवी, ठीक है, को सुबुक्तगीन ने भेजा था, कुछ इस तरीके से अल्पतगीन ने भेजा था, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, अल्पतगीन, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी आता है, यानी महमूद गजनी आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, सीरियल से तीसरे नंबर पे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये चूँकि इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो जो एक क्लियरिटी है के साथ में क्वेश्चन कर पाएंगे। टेस्ट लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो किताबों में पढ़ते रहते हैं, कई बार ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पूरी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। तो इस तरीके से आराम से क्या कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई नॉट होती है। बताइए एक नॉट की गति किसके बराबर होती है, बताइए किसके बराबर होती है। एक नॉट बराबर, एक नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बताइए, 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा, 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा क्या होगा, 1 नॉटिकल मील प्रति घंटा होगा, ठीक है। कितना होता है ये, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। जब कोई समुद्री जहाज़ 1 घंटे में 1 नॉटिकल मील की दूरी तय करता है तो उसकी गति को 1 नॉट कहा जाता है। बात समझे, यानी समुद्री जहाज़ की गति मापने की इकाई है, ठीक है। 1 घंटे में मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 1 नॉटिकल मील की दूरी तय करता है तो उसकी गति को 1 नॉट कहा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नवीन खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरादेव है। बिल्कुल सही है, ठीक है। लोहरादेव में लगभग 9000 ईस्वी पूर्व या BC से 7000 BC के बीच में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे पूर्व मेहरगढ़ बलूचिस्तान को प्राचीनतम कृषि साक्ष्य 7000 ईस्वी के बीच में गेहूँ, यहाँ पे गेहूँ था, वाला स्थान माना जाता था, ये भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले लोहरादेव, अब लोहरादेव है नवीनतम साक्ष्य के अनुसार, उसके पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ हो जाता था, और लोहरादेव में जो मिला है वो काफ़ी, यानी कि लगभग समझ लीजिए, ठीक है, 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। तो बलूचिस्तान जो मेहरगढ़ में इससे काफ़ी आगे का है। और ये लोहरादेव कहाँ पे, संत कबीर नगर है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है संत कबीर नगर है, ठीक है। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन का, ठीक है, जवाब हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए धारणीय विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सतत विकास शब्द की वास्तविक परिभाषा सर्वप्रथम 1987 में ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट। देखिए, एक तो ध्यान रखिए, 1987 में क्या आया, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट आया। और उस रिपोर्ट किस नाम से था, लेकिन ध्यान रखिए, और कॉमन फ्यूचर, ठीक है, और कॉमन फ्यूचर। दो बातें हो गई। इसके तहत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जा सकता है। जो धारणीय विकास का डिफिनेशन हो यही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं। यह मुख्य रूप से अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता, इंटरजनरेशनल इक्विटी का विषय है। तीनों सही है ऑप्शन। अब बताइए, यही तीनों पॉइंट यूपीपीसीएस में, मेंस में, या आप मेंस लिखने जा रहे हैं, कहीं धारणीय विकास पूछ लिया जाता है, इन्हीं तीनों पॉइंट को उठा के ले जाके वहाँ चिपका दीजिए, एज इट इज़ उसको पेस्ट कर दीजिए। तो यही कहते हैं, पीटी एग्ज़ाम तैयारी के साथ साथ मेंस को भी अगर चाहोगे तो उन्हीं फैक्चुअल को कॉन्सेप्ट के साथ में प्रेजेंट कर दोगे तो आपका मेंस अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1987 हो गया। इसके डिफिनेशन में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अच्छे से। सतत या धारणीय विकास के सबसे सटीक और सर्वनाम परिभाषा कब दी गई, 1987 में दी गई, क्लियर, ठीक है। और में संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा जारी किया गया, ध्यान रखना। देखिए, और कॉमन फ्यूचर में दी गई, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तीन बातें हो गई। अब अगर ये कह दिया जाए ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट, यानी जो ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट था उसी को क्या कहा जाता है बताइए, उसी को कहते हैं क्या, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या, ब्रटलैंड आयोग कहा जाता है। 1987 में रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, और कॉमन फ्यूचर है। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या कहा गया, वही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के समय भावी पीढ़ी जरूरतों को, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है। और ये अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। बस क्लियर हो गया, इतनी सी बात थी। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को, राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस ऐतिहासिक अधिनियम से प्रेरित है बताइए। तो किससे प्रेरित है, 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी से प्रेरित है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 123 के तहत, ठीक है, क्या हुआ, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति को आपातकालीन कानून या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सबसे पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिया गया था, ठीक। तुरंत हमारे वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति के शक्ति का जो प्रशासनिक ढांचा, प्रक्रिया व सीमाएं शामिल की गई वो सीधे तौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 व 43 के तहत है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की बात की जा रही है। अगर ये कह दिया जाए कि गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ध्यान रखना दोनों में अंतर है। गवर्नर, जो गवर्नर था यानी कि ब्रिटिश हुकूमत में, तो वो 1861 हो जाएगा, ये क्वेश्चन अलग है। अगर ये कह दिया जाए जो भारत के वर्तमान भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस ऐतिहासिक अधिनियम से प्रेरित है, तो 1935 हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग है और बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या होता है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि उत्पादित की जाती है, कि उपभोग की जाती है, कि बचत की जाती है, कि ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मतलब जो मापने की इकाई है उसमें से ये किसकी माप करता है, तो स्वाभाविक सी बात है, मेगावाट की अगर माप हो जाएगी तो उत्पादित की जाती है, जो उत्पादन होता है, ठीक, उसी से मापी जाती है, ठीक है, मेगावाट, ठीक। ये 10⁶ मेगावाट, ठीक है, यानी 10⁶ वाट होता है। 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होता है, ठीक है। और जब हम खपत करते हैं तो किलोवाट घंटा में, ठीक है,
उत्पादन में मेगावाट और खपत में किलोवाट घंटा। ठीक है, ठीक है, एक यूनिट के रूप में मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, अमर्त्य सेन के कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के सुझावों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, न कि जन उन्मुख। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके तहत बुनियादी शिक्षा व स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाना चाहिए। आर्थिक सुधारों को मानव विकास के साथ जोड़ना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत है तो पहला ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसे वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए उन्होंने। ठीक है, मानव जन कल्याण, मानव कल्याण की बात किया ना। तो सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर देना चाहिए। आर्थिक सुधारों जब हो तो मानव विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। 1998 में, ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, और उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स व क्षमता दृष्टिकोण पर आधारित, ठीक है, उनका दर्शन है। ठीक है, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र व क्षमता आधारित दृष्टिकोण पर उनका स्पष्ट रूप से मानना था, क्या मानना था, कि देश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन केवल इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि क्या कि भौतिक वस्तुओं, कारों, फैक्ट्रियों का उत्पादन, यानी वस्तुन्मुख नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इंसानों की जो ज़िंदगी है, ठीक है, इंसान क्या है, जो ज़िंदगी है, ठीक, विकास को हमेशा जनोन्मुख यानी पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। पीपल सेंट्रिक, उन्होंने कहा पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थित व्यापारिक केंद्र को लेकर पुर्तगालियों और मुगल बादशाह के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मुगलों ने उसे नष्ट कर दिया। बताइए, चिंसुरा, हुगली कस्बा, कासिम बाजार, बांदेल। तो हुगली कस्बा था। ठीक है, हुगली कस्बा था। विवाद हुआ बंगाल में हुगली नदी के तट पर व्यापारिक केंद्र को लेकर, तो पुर्तगालियों और मुगल बादशाह शाहजहां के बीच विवाद हुआ था, तो हुगली कस्बा को नष्ट कर दिया। ठीक है, 1632 की बात हो रही है। उस समय सूबेदार कासिम खान थे। ठीक है, हुआ क्या था, ठीक है, पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली को अपना एक बहुत बड़ा, ठीक है, क्या हुआ, व्यापारी केंद्र मान लिया। लेकिन धीरे धीरे पुर्तगालियों ने व्यापारियों का अत्याचार बढ़ गया, जो व्यापारी थे, और स्थानीय लोग का जबरन धर्मांतरण भी होने लगा। ठीक है, इससे क्या हो, जो आवाजाही जो व्यापारी जहाज़ें थी उसको लूटने भी लग गए। ठीक है, और इसकी शिकायत होकर जो हुआ मुगल बादशाह से 1632 के आसपास, जो कि बंगाल के सूबेदार कासिम खान को उन्होंने क्या किया, कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिया। ठीक है, एक अध्यादेश पारित आदेश दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, मुगल सेना ने हुगली के चारों ओर उनको घेर लिया, और घेरने के बाद में फिर धीरे धीरे उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, और पुर्तगालियों को बंदी भी बना लिया था। इस तरीके से हुगली कस्बा हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी घटनाओं को उनके वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट। जैसा कि अभी हमने ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट बताया, आप लोगों को पता ही होगा कब है, 1987। ठीक है, अब बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी 1987। ठीक है, ध्यान रखना 87 में आया, हस्ताक्षर हुआ, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए आया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि 1987 में हस्ताक्षर हुआ 1987 में हस्ताक्षर। ठीक, लेकिन इसको लागू किया गया कब, डेट याद रखिए, 1 जनवरी 1989, 1 जनवरी 1989 को इसको इन्फोर्स किया गया, यानी परिवर्तित किया गया। तो अगला देख लेते हैं, और जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो कब होता है, 1992 में होता है, 1992 में। तो बताइए, अब अगर इसको लगाओगे तो कैसे लगाओगे, 87, 89, 92, 87, 89, 92। ठीक है, तो ब्रेटलैंड, मॉन्ट्रियल, रियो, तो क्या बनेगा, 3-2-1 किस में, बी में हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे कन्फ्यूजन करता, ध्यान रखना, कन्फ्यूज करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर पूछता है तो 1987 में हस्ताक्षर हुआ, ठीक है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको लागू किया गया 1 जनवरी 1989 को। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में हुआ, और कॉमन फ्यूचर के नाम से, ठीक है। और रियो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ, रियो यानी ब्राज़ील में, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए देखिए, महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है, शाहनामा के अलवर्नी, फिरदौसी, उतबी, हसन निजामी, ठीक है। तो कौन है? बी फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी हो जाएंगे, ठीक है। शाहनामा फ़ारस के राजाओं के इतिहास है ये, ठीक है, जिसको फिरदौसी ने लिखा है। फिरदौसी को क्या कहा जाता है बताइए? पूर्व का क्या कहा जाता है? होमर, पूर्व का होमर, ठीक है, होमर कहा जाता है। और महमूद गजनवी के दरबार में कवियों में प्रमुख थे। और अन्य जो कौन थे? अलवर्नी भी थे, उतबी थे, ठीक है। अलवर्नी ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद लिखा था अरबी में। उतबी थे जो गजनी के शाही इतिहासकार थे, ठीक है। उन्होंने, उतबी ने क्या लिखा? देखो उतबी ने क्या लिखा बताइए? किताबुल यामिनी। और अलवर्नी ने क्या लिखा बताइए? अलवर्नी की भी चर्चा हुई, क्या लिखा? तो किताबुल हिंद, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है बताइए? कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी तमिलनाडु, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार बड़ा निकोबार, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु, कोवलम केरल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यदि आपसे भारत की मुख्य भूमि यानी मेन लैंड, अगर मेन लैंड से पूछें, मेन लैंड, ठीक है, मेन लैंड से पूछता है, का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो वह कन्याकुमारी तमिलनाडु, जो 8 अंश 4 मिनट, कितना? 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। क्या होगा? कन्याकुमारी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, लेकिन यदि संपूर्ण भारत का सुदूरस्थ दक्षिण साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछता है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार इन बड़ा निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसे पुराना नाम कहते थे, क्या नाम था? पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था, जो कि 6 अंश 45 मिनट या 4 अंश 45, 6 अंश 45 मिनट के आसपास, ठीक है, अक्षांश पे स्थित था, भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से क्लियरिटी रखिएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देखिए, उत्तर प्रदेश का तत्कालीन संयुक्त प्रांत देवबंद आंदोलन मुस्लिम विद्वानों द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857, 1885, 1866, 1906। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1866 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवबंद आंदोलन भारत में मुसलमानों के बीच इस्लामी पुनरुत्थानवादी, ठीक है, तो रिविलिस्ट जो है आंदोलन था ये, यानी पुनरुत्थानवादी, क्या था? पुनरुत्थान, ठीक है, रिविलिस्ट था, पुनरुत्थान, ठीक है, पुनरुत्थानवादी, ठीक है, पुनरुत्थानवादी था। और ये मई 1866 में, ठीक है, ये जो सहारनपुर है, ध्यान रखना, सहारनपुर जिला है, इसमें देवबंद नामक कस्बे में, ठीक है, छोटे से मदरसे के रूप में किया गया था, ठीक है, जिसे बाद में दारुल उलूम कहा गया। क्या कहा गया? दारुल उलूम। क्या कहा गया? दारुल उलूम, दारुल उलूम कहा गया, ठीक है।
इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले मुख्य उलेमा यानी जो विद्वान लोग थे, जैसे उसमें कौन कौन शामिल थे, देखिए मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, दो नाम मेन हैं, कासिम ननौतवी याद रखिए और रशीद अहमद गंगोही याद रखिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना तथा अंग्रेजी संस्कृति व पश्चिम प्रभाव का विरोध करना। इसीलिए ठीक है, इसीलिए इसी कारण से ठीक है, ये आंदोलन ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थक बन गया, ठीक है, इसी कारण से, ठीक है। जबकि ठीक अलीगढ़ आंदोलन जो कि सर सैयद अहमद खान ठीक है जो आंदोलन था, जो कि आधुनिक कल्चर को, शिक्षा को ठीक है अपनाती थी, अपनाने की जोर देती थी, तर्क को, विज्ञान को, वो ब्रिटिश हुकूमत के सहयोगी बन गए और कांग्रेस के एक विरोधी बन गए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ठीक है विद कॉन्सेप्ट के साथ में देखने का प्रयास किया। आप लोग ठीक है ज्ञान मंथन पाठशाला से जुड़े रहिए, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित रूप से अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ जो भी एग्ज़ाम पीसीएस यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रहा है या अन्य एग्ज़ाम, ठीक है, तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से ठीक है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं और कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी के साथ आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।